जिसमें हम सूत्र सिद्धांत समझेंगे, जिसमें कोई लॉजिक हमारे दिमाग में पल्ले पड़ेगा, वो टॉपिक आज हम शुरुआत कर रहे हैं। पहला टॉपिक, जो आज का हमारा पहला टॉपिक है वो है कक्षीय वेग। कक्षीय वेग क्या है, सबसे पहले ये हमें जानना जरूरी है। इसे अंग्रेजी में हम ऑर्बिटल वेलोसिटी भी कहते हैं। ऑर्बिट का मतलब कक्षा से है, एक निश्चित पथ से है। किसी भी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में जब स्थापित किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, एक इसके लिए मैं एक दूसरी चीज की तरीके से इसको समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके हाथ में एक रस्सी से बंधा हुआ पत्थर है। आपने ऐसा बचपन में किया होगा, एक छोटा धागा लिया होगा, उससे कोई पेन, पेंसिल, पत्थर, कोई टुकड़ा, कोई लकड़ी का गट्टा उसको बांधा होगा, और फिर आपने देखा होगा कि उस रस्सी से बंधे हुए लकड़ी को आप एक वृत्ताकार पथ में लगातार अपने हाथों द्वारा घुमा सकते हो। पर आज ये प्रयोग आप ऐसे स्थान पर करके देखें जहां आसपास में कोई नहीं हो, जिससे वो लकड़ी का गुटका या पत्थर या पेन या पेंसिल अगर खुल भी जाए तो किसी को चोट नहीं लगे उसके गिरने से। आप देखेंगे कि अगर उस रस्सी से बंधे हुए पेन को, पेंसिल को, पत्थर के छोटे से टुकड़े को, लकड़ी के गुटके को आप लटकाएं और उसे एक हल्का झटका दें, तो ये जो लकड़ी का गुटका है या वस्तु है जो इस रस्सी से बंधी हुई है, ये कंपन करते हुए थोड़ा सा दूर हटती है, लेकिन अपना वृत्ताकार पथ पूर्ण नहीं करती। इसे वृत्ताकार पथ पूर्ण कराने के लिए एक निश्चित वेग से घुमाना पड़ता है। अगर उस निश्चित वेग से कम वेग से इसे घुमाया जाए तो ये जो वृत्ताकार पथ है वो धीरे 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 इसका वेग कम हो जाता है, और ये जो पत्थर या लकड़ी का गुटका है वो धीरे धीरे स्टेबल पोजीशन में आ जाता है, स्थितिक अवस्था में आ जाता है। और अगर बहुत तेजी से घुमाया जाए तो आपने देखा होगा कि लकड़ी का गुटका, ये पत्थर का टुकड़ा, ये उस धागे से बाहर निकल जाता है तो खुल जाता है, और या फिर धागा टूट जाता है और टूट करके ये आगे बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार से जब एक साइकिल सवार की हम बात करें, एक गाड़ी सवार की हम बात करें, तो जब एक साइकिल सवार या एक बाइक सवार किसी वृत्ताकार पथ पर अपनी गाड़ी को मोड़ता है और उसका वेग अगर बहुत कम हो तो उसके अंदर की ओर गिरने की संभावना, और अगर वेग बहुत ज्यादा हो तो बाहर की ओर फिसलने की संभावना ज्यादा होती है। यानी कि इससे एक बात पता चल रही है कि किसी भी निश्चित कक्षा में या निश्चित त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में किसी पिंड को घूर्णन कराने के लिए एक निश्चित न्यूनतम वेग की आवश्यकता होती है। उस वेग से कम वेग होने पर वो पिंड घूमेगा नहीं, और उससे ज्यादा होने पर वो बाहर की ओर फिसल सकता है। ये जो निश्चित न्यूनतम वेग है वो इस वृत्ताकार कक्षा का वेग कहलाता है। तो ठीक इसी प्रकार से किसी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करने के लिए उस पिंड को दिया गया स्पर्श रेखीय वेग कक्षीय वेग कहलाता है। अब डेफिनेट सी बात है कि एक मान लीजिए उपग्रह है जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, ठीक है। इसकी कक्षा में हमने एक ग्रह है जिसका द्रव्यमान कैपिटल एम है, इसकी कक्षा में हमने एक उपग्रह जिसका द्रव्यमान स्मॉल एम है को स्थापित कर दिया, और ये इसकी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है, ठीक है। वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो इस पिंड पर एक बल कार्य कर रहा है, और ये जो बल है, उपग्रह पर जो बल कार्य कर रहा है, वो इस ग्रह के कारण एक गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इस उपग्रह को एक त्वरण प्राप्त होता है जिसे हम अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं, और इस वजह से ये आसानी से इस वृत्ताकार कक्षा में लगातार घूमता रहता है। यदि ये उपग्रह थोड़ा सा भी अपना वेग कम कर ले तो ग्रह का जो गुरुत्वाकर्षण है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा, ग्रह का जो गुरुत्वाकर्षण है वो इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि ये जो उपग्रह है वो ग्रह द्वारा आकर्षित कर लिया जाएगा। और यदि इस ग्रह का वेग बढ़ा दिया जाए तो ऐसी स्थिति में ये जो उपग्रह है, ये उपग्रह इस पृथ्वी की कक्षा या इस ग्रह की कक्षा से बाहर की ओर फिसल जाएगा, इसकी कक्षा से ये बाहर की ओर फिसल जाएगा। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है? इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो उपग्रह इस ग्रह के चारों ओर चक्कर लगा रहा है उसका वेग एक निश्चित वेग से ना तो ज्यादा हो सकता है और ना ही कम हो सकता है। अब आपने उपग्रह को, मान लीजिए आप कोई वैज्ञानिक हो, आप कोई संस्था हो, आपने उपग्रह को स्थापित कर दिया पृथ्वी की कक्षा में। अब लगातार तो ऐसा नहीं है कि आप उसे वेग दे सकते हो कि भाई वहां पर बैठे खड़े होकर के कोई मशीन से
कोई तरीके से उसे लगातार धक्का लगाते रहो, तो ऐसा तो संभव नहीं है। इसलिए कौन सा ऐसा कारण है जिस कारण की वजह से वो उपग्रह लगातार एक निश्चित त्रिज्या के पथ में, एक निश्चित कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है? तो वो जो कारण है वो है पृथ्वी का गुरुत्वीय बल। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय बल है, उस गुरुत्वीय बल के कारण ये उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र में इसके चारों ओर लगातार चक्कर लगाता है। ये जो गुरुत्वीय बल है, इस गुरुत्वीय बल का जो मान है हम सब जानते हैं, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है और दोनों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इस हिसाब से अगर हम इस गुरुत्वीय बल का मान ज्ञात करना चाहें तो इस गुरुत्वीय बल का मान कितना होगा बच्चों? मान लीजिए पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो m है और जो उपग्रह है उसका द्रव्यमान स्मॉल m है। तो हम सब जानते हैं इस गुरुत्वीय बल का मान F बराबर कैपिटल ऑफ G कैपिटल ऑफ M स्मॉल ऑफ m अपॉन पृथ्वी के केंद्र से इस ग्रह की दूरी स्मॉल r के स्क्वायर के बराबर होगी। हमने पहले भी ये पढ़ा था कि कोई भी बल जो किसी पिंड पर कार्य करता है, उस बल का जो मान होता है वो m इंटू ए के बराबर होता है। यानी इस गुरुत्वीय बल का मान भी m इंटू ए के बराबर होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं कि F का मान हो गया G कैपिटल M स्मॉल m अपॉन r स्क्वायर, जहां पर r क्या है? इस पृथ्वी के केंद्र से इस उपग्रह की दूरी है। और इस r का मान कितना होगा? पृथ्वी की त्रिज्या r और पृथ्वी के पृष्ठ से उपग्रह की ऊंचाई h के योग के बराबर। यानी इस दूरी, ये जो दूरी है इस दूरी और केंद्र से पृथ्वी के पृष्ठ की दूरी, इन दोनों के योग के बराबर। तो स्मॉल r का जो मान है वो r प्लस h के बराबर होगा। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे डिटेल में, तब हम इसको काम में लेंगे। लेकिन ये जो बल है वो किसके बराबर होना चाहिए? m इंटू ए के बराबर। यहां पर m कौन है? इस उपग्रह का द्रव्यमान है और a क्या है? इस उपग्रह का त्वरण है। हम सब जानते हैं कि जब भी कोई पिंड वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाता है तो जो त्वरण होता है उसे हम अभिकेंद्रीय त्वरण कहते हैं। यानी कि जो a है इसका जो मान है वो होगा स्मॉल m इंटू अभिकेंद्रीय त्वरण v स्क्वायर अपॉन r। तो इस समीकरण को देख करके पता चल रहा है कि किसी भी उपग्रह को जो आवश्यक अभिकेंद्रीय बल है वृत्ताकार गति के लिए वो कहां से प्राप्त हो रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त हो रहा है। यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल ही, यानी कि हम क्या कह सकते हैं, ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है पृथ्वी का उपग्रह पर, ये बल ही अभिकेंद्रीय बल की तरह व्यवहार करता है। अब एक प्रश्न आया था परीक्षा में, अभिकेंद्रीय बल या अभिकेंद्रीय त्वरण किसे कहते हैं? और आप सबने उसमें एक गलती की थी कि आपने लिखा था गुरुत्वाकर्षण बल ही अभिकेंद्रीय बल होता है। गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल नहीं होता है। अभिकेंद्रीय बल वह बल होता है जो किसी पिंड को वृत्ताकार पथ में घूर्णन करने के लिए आवश्यक होता है। किसी भी पिंड को वृत्ताकार पथ में घूर्णन कराने के लिए आवश्यक बल अभिकेंद्रीय बल कहलाता है। ठीक है। अब देखो बच्चों, जैसे मैंने कहा कि आपको टिकट की आवश्यकता है सिनेमा देखने के लिए। आपको सिनेमा देखने के लिए किसकी आवश्यकता है? टिकट की आवश्यकता है। मान लीजिए टिकट है, ठीक है। अब आपके लिए सिनेमा देखने के लिए टिकट की आवश्यकता है और आपके लिए अगर ये सेंटेंस कहा जाता तो आप कहते हैं कि भाई टिकट होगा तो सिनेमा दिखेगा। लेकिन एक्चुअल में अगर इस टिकट के बेसिक में हम जाएं तो ये टिकट नहीं है, ये उस पैसे का प्रूफ है जो सिनेमा देखने के लिए आपने सिनेमा मालिक को दिया है। यानी कि सिनेमा देखने के लिए टिकट की आवश्यकता नहीं है, सिनेमा देखने के लिए पैसों की आवश्यकता है। क्योंकि पैसा आप एक व्यक्ति को देते हो और उसके बाद में सिनेमा देखने के लिए आप दूसरे कमरे में जाते हो, तो दूसरे कमरे में खड़ा हुआ जो चौकीदार है वो कैसे इस बात को पहचानेगा कि आपने उचित दर से उस फिल्म को देखने के लिए, उस कार्य को देखने के लिए पैसे का भुगतान किया है, उस पैसे का भुगतान किया है। तो उसके लिए वो एक प्रूफ के रूप में आपको एक टिकट देता है और उस टिकट से पता चलता है कि आपने इतने पैसे दिए हैं
यानी सिनेमा में आपको इस कैटेगरी की सीट अलॉट की जाएगी, आपको ऐसी सीट अलॉट की जाएगी जो जिसमें आपको कोई परेशानी नहीं हो, या ऐसी सीट अलॉट की जाएगी जो कम दर वाली है, वो उस टिकट से पता चल रही है। पर एक्चुअल में सिनेमा देखने के लिए हमें टिकट की जरूरत नहीं है, हमें जरूरत किसकी है? पैसे की। ठीक है, अब पैसे की जरूरत आपको है, तो ऐसा तो है नहीं पैसे आपने बनाए हैं। पैसे किसने बनाए? पैसे आपके पापा ने दिए होंगे, आपकी मम्मी ने दिए होंगे, आपके भैया ने दिए होंगे। और पापा मम्मी के पास कहां से आए होंगे? किसी कंपनी से, जहां वो नौकरी करते हैं वहां से आए होंगे। उनके पास में कहां से आए होंगे? उनके पास में भी किसी और से आए होंगे। किसी और को राज्य सरकार, बैंक से आए होंगे, बैंक को राज्य सरकार ने दिए होंगे, राज्य सरकार ने केंद्र सरकार ने दिए होंगे, केंद्र सरकार ने छपवाए होंगे। तो जब हम कह रहे हैं कि किसी पिंड को घूर्णन गति कराने के लिए बल की आवश्यकता है, तो ये बल कौन सा बल होगा? कोई अलग से बल का जन्म नहीं होगा इसके लिए किसी अलग बल का जन्म नहीं होगा। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूं कि साइकिल को घुमाने के लिए उस पे पैडल कौन लगाता है? हम। और साइकिल को आगे अगर पैदल पैदल ले जाना हो बिना पहिए के, तो उस पर बल कौन लगाता है? हम। एक और उदाहरण हम ले रहे हैं, इसका एक और उदाहरण मैं आपको बता देता हूं। मान लीजिए कि आपके पास में एक पिंड है, आज आप ये करके देखिएगा। एक बोतल लीजिएगा, बोतल को रखिए और बोतल के इस हिस्से पर बल लगाइए, आप देखेंगे बोतल आगे सरक जाएगी। अब इस हिस्से पर आप बल लगाइए, अब भी आप देखेंगे बोतल आगे सरक जाएगी। पानी से भर दीजिए बोतल को, और अब बोतल के ढक्कन पर आप बल लगाइए, आप देखेंगे कि बोतल आगे सरकने की बजाय बोतल का जो निचला हिस्सा है वो यहीं स्थापित रहेगा और जो अगला हिस्सा है वो मुड़ जाएगा। यानी बोतल जो है वो अब ऊपरी हिस्से को अगर हम ध्यान दें तो कैसे गति कर रहा है? वृत्ताकार पथ में गति कर रहा है। पूर्ण वृत्ताकार नहीं, आंशिक वृत्ताकार पथ है। यानी बल किस दिशा में लगाया गया है, किस पॉइंट पर लगाया गया है, यह भी इंपॉर्टेंट होता है। और जैसे ही वो पॉइंट जिस पर यह बल इंप्लीमेंट किया गया है, लगाया गया है, वो बदल जाता है, तो बल का कार्य भी बदल जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि किसी पिंड को वृत्ताकार गति कराने के लिए, चाहे स्थानांतरित गति कराने के लिए, अलग अलग तरह के बलों की आवश्यकता नहीं होती है कि स्थानांतरित गति के लिए अलग बल लाना पड़ेगा और घूर्णन गति के लिए अलग बल लाना पड़ेगा। आपने देखा कि आपने इस बोतल पर एक पॉइंट पर बल लगाया, एक दिशा में बल लगाया, स्थानांतरित गति हो गई। दूसरे पॉइंट पर बल लगाया, आपने ही लगाया, उतना ही लगाया, लेकिन वृत्ताकार गति हो गई। यानी कि बल का प्रकार चेंज नहीं होगा, बल के लगने की दिशा और उसका बिंदु चेंज होते ही गति चेंज हो जाती है। तो जो वृत्ताकार पथ में गति कराने के लिए आवश्यक बल है वो कोई नया बल नहीं है, जो पहले से बल लग रहे हैं उन्हीं में से कोई बल अभिकेंद्रीय बल बन जाएगा। एक और उदाहरण लेते हैं। ये पिंड है, मान लीजिए कोई, अगर गुरुत्वाकर्षण बल इसे अपनी तरफ खींच लेवे और ये पिंड रेखिक गति करे तो ये गुरुत्वाकर्षण बल स्थानांतरित बल हो जाएगा। और अगर इसी गुरुत्वाकर्षण बल की वजह से ये पिंड वृत्ताकार पथ में गति करे तो इसी गुरुत्वाकर्षण बल को हम क्या कह देंगे? अभिकेंद्रीय बल कह देंगे। यानी कि कोई भी बल का जो प्रभाव है उस प्रभाव के आधार पर उसको अभिकेंद्रीय बल कहा जाता है। तो ये मत सोचना कि गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा अभिकेंद्रीय बल होगा। तो आपने परीक्षा में लिखा कि गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल होता है, नहीं, हमेशा नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण बल एक विशिष्ट अवस्था में एक ऐसे बल की तरह व्यवहार करता है जो पिंड को घूर्णन कराता है। और पिंड को घूर्णन अभिकेंद्रीय बल ही नहीं, आप भी करा सकते, सॉरी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं, आप भी करा सकते हो। आपने देखा बोतल को घुमाया, आप किसी पत्थर को घुमा सकते हो, आप किसी लकड़ी को, पेन को घुमा सकते हो, खुद को घुमा सकते हो, साइकिल के पहिए को घुमा सकते हो। तो आपके द्वारा लगाया गया बल भी अभिकेंद्रीय बल हो सकता है। तो एक बात जब आपको कही जाती है कि भाई गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल की भांति व्यवहार कर रहा है, तो इसको ऐसे मत रटो कि भाई यही अभिकेंद्रीय बल है, दुनिया में और कोई अभिकेंद्रीय बल नहीं की तरह व्यवहार कर रहा है। इसका मतलब यह है कि गुरुत्वाकर्षण बल अभी इस प्रकार से लग रहा है कि इसकी वजह से पिंड घूर्णन गति कर रहा है, इसलिए इसे हम अभिकेंद्रीय बल कह सकते हैं। और जब यह बल इसे घूर्णन गति कराना बंद कर देगा तब हम इसका नाम बदल देंगे। तो ये एक ही बल के अलग अलग नाम हैं, उसके
कार्य करने के हिसाब से। अब एक लॉजिक हमारे पास में आ गया कि आवश्यक अभिकेंद्रीय बल कहां से आ रहा है? गुरुत्वाकर्षण बल से। अगर कोई और बल इसे घुमाता तो हम कहते हैं उस बल की वजह से आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त हो रहा है। यहां पर देख सकते हैं हम, m से m कट गया, r से एक r कट गया, क्या बच गया? g कैपिटल M अपॉन स्मॉल r बराबर v स्क्वायर। ये हमारे पास में आया है। अब अगर मैं यहां से v का मान निकालना चाहूं तो v का मान कितना आएगा हमारे पास में? हमारे पास में जो v का मान आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ g कैपिटल M अपॉन r। इसका अंडर रूट ले लीजिए पूरे का। अब देखो यहां पर एक और चीज है कि यहां पर ये जो r है, इस r का मान कितना है? हम सब जानते हैं r का मान है r प्लस h। तो यहां पर हम क्या लिख सकते हैं? v बराबर अंडर रूट ऑफ g m r प्लस h। तो ये भी कक्षीय वेग का फॉर्मूला है और ये भी कक्षीय वेग का फॉर्मूला है। ठीक है। अब एक और चीज हमने पढ़ा था, स्मॉल g यानी गुरुत्वाकर्षण बल बराबर होता है g कैपिटल M अपॉन कैपिटल R का स्क्वायर। तो यहां से अगर मैं कैपिटल R को इस तरफ ले जाऊं तो बच्चों हमारे पास में क्या आ जाएगा? हमारे पास में आ जाएगा यहां पर स्मॉल g इंटू R स्क्वायर बराबर g इंटू कैपिटल ऑफ M। तो g इंटू कैपिटल ऑफ M की जगह g R स्क्वायर हम यहां पर रख सकते हैं, यहां पर भी रख सकते हैं। दोनों में से किसी फॉर्मूले में रख दीजिए, दोनों एक ही तरह के फॉर्मूले हैं। ठीक है। तो हम यहां पर ये मान रख देते हैं। मान रख देते हैं, क्या आएगा हमारे पास में? देखते हैं। हमारे पास में समीकरण जो थी वो कुछ इस प्रकार से थी, v बराबर अंडर रूट ऑफ g कैपिटल M अपॉन r प्लस h। यहां पर इस g m की जगह ये रख रहे हैं हम मान, तो v बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ g इंटू r स्क्वायर अपॉन r प्लस h। ठीक है। अब यहां पर अगर मैं इसको चेंज करना चाहूं तो हम लिख सकते हैं v बराबर r स्क्वायर जो है वो बाहर आ गया, ये बाहर आ गया, तो r रह गया, ये हो गया अंडर रूट ऑफ g अपॉन r प्लस h। r प्लस h। एक और तरीका हमारे पास में है। एक और तरीका क्या है हमारे पास में? ये जो मान हमारे पास में आया है, इस मान को हम यहां रख देते हैं, v बराबर अंडर रूट ऑफ g इंटू आर स्क्वायर और नीचे है r प्लस h। नीचे जो r प्लस h है इसमें से r को कॉमन ले लेते हैं, तो v बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ g इंटू आर स्क्वायर अपॉन r कॉमन, ये हो जाएगा 1 प्लस h अपॉन r। r से r कैंसिल, यदि पृथ्वी की सतह से उपग्रह की ऊंचाई अत्यधिक नहीं हो, पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में बहुत कम हो, यानी h का मान r की तुलना में बहुत कम हो, तो h अपॉन r को नगण्य माना जा सकता है। तो v बराबर हमारे पास में हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ऊपर तो बचा हुआ है g इंटू r और नीचे बचा हुआ है 1 प्लस h अपॉन r, और इसमें से h को नगण्य मान लेंगे तो रह जाएगा, h अपॉन r को नगण्य मान लेंगे तो ओनली 1 रह जाएगा, तो ये 1 हो गया। 1 का भाग दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपके पास में क्या आ जाएगा? कम ऊंचाई वाले भाग के लिए, ये केवल कम ऊंचाई वाले भाग के लिए v बराबर अंडर रूट ऑफ g इंटू r। ये उन उपग्रहों के लिए है जो कम ऊंचाई पर स्थापित किए जाते हैं। लेकिन मान लीजिए कि अगर उपग्रह अधिक ऊंचाई पर स्थापित किए गए हैं, तब उस स्थिति में क्या होगा? तो हमने देखा कि हमारे पास में जो v का मान है, जैसे कि हमने यहां पर भी देखा, इस समीकरण में भी v का मान हमारे पास में क्या आया? अंडर रूट ऑफ g इंटू m अपॉन r हमारे पास में आया है। ठीक है, अंडर रूट ऑफ r हमारे पास में आया है। तो वहां पर हम g इंटू m की वैल्यू अगर हम रखना चाहें तो g इंटू m की वैल्यू हम पहले ही बता चुके, कितनी आएगी? g इंटू r स्क्वायर आएगी, ये हमने रख दी यहां पर, अंडर रूट ऑफ अपॉन स्मॉल ऑफ r, ये v की वैल्यू है। इस r को बाहर ले लीजिए तो v बराबर हो जाएगा r अंडर रूट ऑफ g इंटू स्मॉल ऑफ r, और स्मॉल ऑफ r का जो मान है वो हमारे पास में कितना है? r प्लस h है, तो ये r प्लस h हमारे पास में रह जाएगा, r प्लस h। अब यहां पर ये नगण्य नहीं मान सकते हम, तो जो ज्यादा दूरी पर है, ज्यादा ऊंचाई पर पिंड है, उनके लिए v बराबर
आर अंडर रूट ऑफ जी अपॉन आर प्लस एच हो जाएगा। और जो कम ऊंचाई पर पिंड है उनके लिए क्या हो जाएगा, उनके लिए अभी भी हमने देखा कि यहां से हम जो है आर प्लस एच को में से आर को कॉमन ले सकते हैं, और आर को कॉमन लेंगे तो अभी अभी हमने निकाला था कितना मान हमारे पास में आया था, एक बार फिर से मैं निकाल देता हूं। अधिक ऊंचाई पर पिंड है तो उसके लिए वी का मान आ गया है हमारे पास में, ये आप देख सकते हैं ये जो मान है ये वी का मान है अधिक ऊंचाई के पिंडों के लिए। और जो पृथ्वी के निकट है, कम ऊंचाई पर है, 100 किलोमीटर 200 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, 500 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, 400 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, 800 किलोमीटर की ऊंचाई पर है, बहुत ज्यादा दूरी पर नहीं है, पृथ्वी की त्रिज्या की तुलना में इनका जो मान है वो कम है, तो उन पिंडों के लिए अगर हम देखें तो उन पिंडों के लिए हम कह सकते हैं जो समीकरण हमारे पास में आया है, v बराबर अंडर रूट ऑफ g इंटू एम अपॉन स्मॉल आर, जहां पर स्मॉल आर की वैल्यू r प्लस एच है, वहां पर हम इस जी एम की जगह लिख सकते हैं g इंटू आर स्क्वायर, जैसा कि मैंने पहले लिखा था, एक बार वापस से बता रहा हूं मैं। और इसमें से r को कॉमन ले लिया, 1 प्लस एच अपॉन आर हो गया हमारे पास में, एक आर से एक आर कैंसिल हो गया, v बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ g इंटू आर अपॉन 1 प्लस एच अपॉन आर। चूंकि ये उन पिंडों के लिए निकाला जा रहा है जो पृथ्वी के निकट हैं, तो उनके लिए हम कह सकते हैं कि h का मान r की तुलना में बहुत कम है, इसलिए h अपॉन आर को नगण्य मान लीजिए। ये जो h अपॉन आर इसको नगण्य मान लीजिए, इसको नगण्य मान लीजिए। नगण्य यानी गिनने योग्य नहीं, यानी शून्य मान सकते हैं हम इसको। तो ये हमारे पास में हो जाएगा v का जो मान है वो हमारे पास में आ जाएगा v इज इक्वल टू g इंटू आर अपॉन 1, यानी कि g अपॉन आर। तो ये हमारे पास में कक्षीय वेग का मान आ गया। जो पृथ्वी के निकट पिंड है उनके लिए v बराबर अंडर रूट ऑफ g इंटू आर। कई बार इसे v की जगह वी ओ भी कहा जाता है, ऑर्बिटल वेलोसिटी की वजह से। ओ, ये v जीरो नहीं है, वी ओ है। अब मान लीजिए परीक्षा में प्रश्न आ जाता है कि कक्षीय वेग और पलायन वेग में संबंध बताइए, या कक्षीय वेग और पलायन वेग का अनुपात निकालिए। तो प्रश्न को थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा। प्रश्न में लिखा है, मान लीजिए कक्षीय वेग और पलायन वेग का अनुपात, तो ऊपर आप लिखेंगे कक्षीय वेग और नीचे लिखेंगे पलायन वेग v, ठीक है, जैसे वी ई कह सकते हो, एस्केप वेलोसिटी। और अगर आता है पलायन वेग और कक्षीय वेग का अनुपात, तो आप लिखेंगे वी ई अपॉन वी ओ, यानी जो पहले लिखा हुआ उसे ऊपर लिखेंगे, जो बाद में लिखा हुआ उसे नीचे। तो अब आप इनके मान रख दीजिए। इसका मान है अंडर रूट ऑफ जी इंटू आर, और इसका जो मान है वो है अंडर रूट का 2gr, ये हम निकाल चुके हैं, ठीक है। इसी प्रकार से ये है अंडर रूट 2gr अपॉन अंडर रूट ऑफ gr। ये केवल उन पिंडों के लिए निकाला जा रहा है जो पृथ्वी के निकट है, जो पृथ्वी से ज्यादा दूरी पर है उनके लिए नहीं, क्योंकि उनके लिए हम सब जानते हैं वी ओ का जो मान है वो ये नहीं होता है, ठीक है। तो जो पृथ्वी के निकट है उनके लिए हम निकाल रहे हैं। अब अगर देखो इस समीकरण को हम ध्यान से देखें तो ये जो समीकरण है इसमें जो नीचे राशि दी हुई है, ये जो नीचे राशि दी हुई है, इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। मैं यहां से इसे मिटा देता हूं, मिटा दिया। और अंडर रूट ऑफ 2gr को आप लिख सकते हो अंडर रूट ऑफ 2 इंटू अंडर रूट ऑफ gr, है ना। तो ये gr से gr कट गया, आपके पास में रह गया अंडर रूट ऑफ 2। ऐसे यहां पर सेकंड समीकरण में भी आप लिख सकते हो। बात एक ही है, फर्स्ट और सेकंड समीकरण अलग अलग नहीं है, एक ही जैसा समीकरण है, केवल जो बटे वाली संख्या है उसमें अंश और हर को चेंज कर दिया है। ये gr से gr कट गया, तो आपके पास में कितना आ गया, आपके पास में यहां से आ गया 1 अपॉन अंडर रूट 2, और यहां से अगर आप देखें तो आपके पास में आ जाएगा ओनली अंडर रूट 2। एक ही बात है, बस फर्क इतना सा है कि इसमें वीओ ऊपर है, इसमें वीओ नीचे है। यहां से इस वीओ को इधर ले जाऊं मैं, तो आपके पास में हो जाएगा वीई बराबर अंडर रूट ऑफ 2 इंटू वीओ, यानी वीई बराबर अंडर रूट 2 का मान होता है 1.414, ठीक है, इंटू वीओ। यानी कि जो एस्केप वेलोसिटी यानी पलायन वेग है, वो जो कक्षीय वेग है उसका लगभग 1.5 गुना होता है, लगभग 1.5 गुना है। और अगर मैं परसेंटेज में निकालूं तो इसको 100 से गुणा करना पड़ेगा, यानी हम कहेंगे ये हो जाएगा इसका 141%। वीई इज इक्वल टू 141% ऑफ वीओ। मतलब अगर 141% ऑफ वीओ, मतलब वीओ का मान अगर 100 है तो इसमें 41% की वृद्धि करके इसको 141 बना दिया तो ये वीई हो जाएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि यदि कोई
पिंड पृथ्वी के चारों ओर किसी वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगा रहा है और उसके वेग को 41% बढ़ा दिया जाए तो वो पलायन कर जाएगा। तो ये भी एक प्रश्न बन सकता है कि किसी उपग्रह के वेग को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र से पलायन कर जाए। ठीक है, यानी उसका वेग पलायन वेग के बराबर हो जाए। अब देखो बच्चों, कभी कभी क्या होता है कि यहां पर जो प्रश्न है उसमें न्यूमेरिकल्स में हमारे अभी इस स्तर पर तो ऐसा नहीं होता है नॉर्मली, लेकिन जब बड़े स्तर पर आप जाओगे और भी चीजों को आप पढ़ोगे तो वहां पर पृथ्वी की जगह मंगल ग्रह को भी के लिए भी कैलकुलेशन की जा सकती है, जिसको आप मंगल ग्रह के लिए कैलकुलेशन की जा सकती है, किसी अन्य ग्रह के लिए कैलकुलेशन की जा सकती है। तो जब हम मंगल ग्रह लेंगे तो मंगल ग्रह के भी उपग्रह होंगे, तो वहां पर कभी कभी क्या होता है, उस उपग्रह का नाम नहीं दे करके ये कह दिया जाता है मंगल के चंद्रमा। तो मंगल के चंद्रमा का मतलब है मंगल का उपग्रह। या मान लीजिए कह दिया शुक्र ग्रह के चंद्रमा, तो शुक्र ग्रह के चंद्रमा का मतलब है शुक्र ग्रह का उपग्रह। ठीक है, चंद्रमा का यहां अभिप्राय उपग्रह से नहीं है, लेकिन हम जानते हैं चंद्रमा उपग्रह है, इसलिए इसको शॉर्टली ऐसे कह दिया जाता है। आगे इससे बढ़े तो हम एक और चीज देखेंगे, परिक्रमण काल। अब ये परिक्रमण काल क्या है? तो परिक्रमण काल जो है वो हम समझने का प्रयास करेंगे, पिछला जो भाग हमने देखा उसी से। देखिए, जब भी कोई पिंड किसी बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाए तो वह समय अंतराल जिसमें ये अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है उसे परिक्रमण काल कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? परिक्रमण काल कहते हैं। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं कि यहां पर भी हम देख सकते हैं कि किसी पृथ्वी के लिए किसी उपग्रह का परिक्रमण काल अगर हम निकालना चाहें तो परिक्रमण काल क्या कहेंगे? उपग्रह द्वारा पृथ्वी के चारों ओर का एक चक्कर पूर्ण करने में लगा समय उसका परिक्रमण काल कहलाता है। अच्छा, अगर हम उपग्रह के वेग की चाल निकालना चाहते हैं, सपोज मान लीजिए, तो हम कहते हैं भाई उपग्रह की चाल बराबर क्या होता? उपग्रह द्वारा तय की गई दूरी बटा समय अंतराल, दूरी बटा समय अंतराल। ठीक, इसको शॉर्ट में कहना चाहूं तो मैं कह सकता हूं भाई उपग्रह का जो वेग है, वेग, आवाज बेटा ये माइक बंद कर लीजिए अपना, वेग जो है उसका मान ये तय की गई दूरी, तय की गई दूरी क्या होगी? ज्यादा दूरी अगर हो तो उसके लिए सॉरी, परिक्रमण काल के लिए जो दूरी होगी वो कितनी होगी? एक चक्कर में तय की गई दूरी, एक चक्कर में तय की गई दूरी परिधि के बराबर होती है, तो इसको हम कहेंगे 2πr। और जो समय अंतराल होता है, चूंकि एक चक्कर में लगने वाला समय अंतराल होता है, उसको हम कहते हैं आवर्तकाल या परिक्रमण काल टी। तो हमारे पास में क्या आ गया? परिक्रमण काल टी का की जो वैल्यू है वो यहां से कितनी आ जाएगी हमारे पास में? हमारे पास में आ जाएगी टी बराबर 2πr/v। तो यहां से एक समीकरण, या हम कहें कि टी का परिभाषा बन गई हमारे पास में। टी की परिभाषा क्या हो गई? उपग्रह की कक्षा की परिधि बटा उपग्रह का कक्षीय वेग। उपग्रह का कक्षीय वेग जो है उसका भाग अगर हम परिधि में दे देंगे तो हमारे पास में परिक्रमण काल आ जाएगा। देखिए यहां पर भी हमने कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है, ये देखिए, उपग्रह की कक्षा की परिधि, परिधि बटा उपग्रह का कक्षा का वेग। अब मान लीजिए ये है पृथ्वी और ये उपग्रह है। ठीक है, पृथ्वी को मैंने बहुत छोटा बना दिया है थोड़ी देर के लिए। ये पृथ्वी के केंद्र से दूरी है, इसको स्मॉल r मान लेते हैं। तो परिधि का मान कितना हो जाएगा? टी बराबर परिधि का मान हो जाएगा 2πr अपॉन उपग्रह की कक्षा का वेग हो गया vo। ठीक है, अब देखो पृथ्वी की जो परिधि है उसकी हम बात कर रहे हैं, तो अगर ये सॉरी परिधि, कक्षीय परिधि की बात करें तो ये मान लीजिए पृथ्वी है और ये उपग्रह इसके चारों ओर कक्षा में चक्कर लगा रहा है। तो केंद्र से दूरी स्मॉल r है जो कि दो भागों से मिलकर बनी हुई है, केंद्र से पृथ्वी की परिधि की दूरी यानी r, और पृथ्वी की परिधि यानी कि पृष्ठ से उपग्रह की दूरी यानी h। तो स्मॉल r जो है r और h के योग से बना हुआ, r बराबर हो गया r प्लस h। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। यहां पर अगर मैं vo का मान रखूं तो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले vo का मान निकाला था, कितना आया था हमारे पास में? vo का मान हमारे पास में आया था √gm अपॉन स्मॉल ऑफ r। ये यहां पर रख दीजिए, ये मैंने यहां पर रख दिया vo
का जो मान है वो हमने यहां पर रख दिया। ये हमारे पास में आ गया 2πr अपॉन अंडरूट ऑफ gm अपॉन r। देखो अंडरूट का मतलब होता है 1/2 घात। अंडरूट का मतलब क्या है? 1/2 घात। अब जैसे मान लीजिए आपने लिखा x बटा y का स्क्वायर, तो इसको आप लिख सकते हो x का स्क्वायर बटा y का स्क्वायर। अब ऐसे ही अगर ये x बटा y का स्क्वायर नहीं होकर के x बटा y की घात 1/2 होती, तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 और यहां पर भी 1/2। और 1/2 का मतलब होता है अंडरूट। तो अगर मैं इस 1/2 की जगह लिखूं इस तरीके से कि x बटा y का अंडरूट, तो ऊपर क्या आ जाएगा? x की घात 1/2 यानी x का अंडरूट, और नीचे y का अंडरूट। आप तो गणित के छात्र हैं तो आपको इतनी दिक्कत इसमें नहीं आनी चाहिए। ये y का अंडरूट, यानी अंडरूट को भी आप पृथक पृथक कर सकते हो। तो ऐसे ही मैं यहां पर करने वाला हूं। यहां पर जो लिखा हुआ है gm अपॉन अंडरूट r, इसको मैं पृथक कर लेता हूं और पृथक करके मैं इसको लिख देता हूं gm का अंडरूट अपॉन r का अंडरूट। ये संख्या ऊपर जाके उल्टी हो जाएगी, तो हमारे पास में आ जाएगा t बराबर 2πr, तो अपने पास में है ऑलरेडी ऊपर, और ये अंडरूट r ऊपर चला गया और नीचे आ गया अंडरूट ऑफ gm। अंडरूट ऑफ r का मतलब होता है घात 1/2। तो आप इसको चाहो तो इस प्रकार से भी लिख सकते हो, t बराबर 2πr r की घात 1/2 अपॉन अंडरूट ऑफ gm। यहां पर r की घात 1 है, यहां 1/2 है, दोनों का आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी। इस r की घात 1 है, इसकी 1/2 है, तो 1 और 1/2 दोनों को जोड़ देते हैं, 1 + 1/2, ये हो जाएगा 3/2। यानी कि अगर हम इनको एक साथ लिखना चाहें तो हमारे पास में आ जाएगा t बराबर 2πr की घात 3/2 अपॉन अंडरूट ऑफ g इंटू m। ठीक है। अब हम सब जानते हैं कि अंडरूट ऑफ g इंटू m का जो मान होता है, अंडरूट ऑफ g इंटू m का जो मान होता है, या g इंटू m का जो मान होता है, वो होता है स्मॉल g इंटू आर स्क्वायर। ये समीकरण में रख देते हैं। ये समीकरण में रखेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? हमारे पास में आ जाएगा t बराबर 2π इंटू आर की घात 3/2 अपॉन g इंटू आर स्क्वायर का अंडरूट। ठीक है। जिसे अपन क्या लिख सकते हैं, यहां से अगर मैं इसे सॉल्व करूं आगे, तो देखो हमारे पास में क्या आएगा? हमारे पास में आ जाएगा t बराबर 2π, और ये जो r है इसको अपन लिख सकते हैं r प्लस h की घात 3/2 बटा आर स्क्वायर को अंडरूट से बाहर निकालेंगे तो ओनली r आ जाएगा इंटू अंडरूट ऑफ g। ठीक है। यहां से अगर आप इस r प्लस h में से, इस r प्लस h में से r को बाहर ले लो, ठीक है ना। r प्लस h की घात 3/2 है, इसमें से अगर हम r को बाहर ले लें तो ये r को बाहर ले लिया, अंदर आ गया 1 प्लस h अपॉन r। जिसको आप बाहर निकाल रहे हो उसका आपको भाग देना पड़ेगा, तो r का r में भाग दिया 1, h में भाग दिया h अपॉन r, और इसकी घात आ गई 3/2। जब भी कोष्टक से कोई संख्या को बाहर निकाला जाता है तो वो घात उस पर भी लागू होती है, यानी r की घात यहां हो जाएगी 3/2। ठीक है, 3/2। तो यहां पर हम इसको क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं t बराबर 2π इंटू आर की घात 3/2 इंटू 1 प्लस h अपॉन r की घात 3/2 अपॉन अंडरूट ऑफ g इंटू r। ये जो r है इसको ऊपर ले जाओ, ऊपर ले जाओगे तो घात क्या हो जाएगी? 1 प्लस की है जो माइनस हो जाएगी, तो आपके पास में आ जाएगा 2π इंटू आर की घात 3/2 इंटू ये आर ऊपर चला गया, घात हो गई -1 इंटू 1 प्लस h अपॉन r की घात 3/2, और नीचे रह गया अंडरूट ऑफ g ओनली।
ठीक है, वही बात पहले की तरह कि अगर ये पिंड पृथ्वी के निकट हो, पृथ्वी से ज्यादा दूरी पर नहीं हो, यानी h का मान r की तुलना में बहुत कम हो, तो h अपॉन r को नगण्य मान लीजिए, यानी इसको नगण्य मान लीजिए। इसको नगण्य मान लेंगे तो ओनली 1 बचेगा, 1 की घात 3/2, 1 की घात कुछ भी हो उसका मान 1 ही आता है, यानी कि आपके पास में ऊपर ये जो कोष्ठक वाला पद है ये हट जाएगा, ये हट गया। अब क्या बच गया आपके पास में? आपके पास में बच गया t बराबर 2 पाई r की घात 3/2 माइनस 1, तो 3/2 में से 1 माइनस करो, हो जाता है आपके पास में 1/2, यानी आपके पास में हो जाएगा r की घात 1/2 यानी अंडर ऑफ r। ठीक है, और नीचे आपके पास में रह जाएगा अंडर ऑफ g, जिसे आप एक साथ लिखना चाहो तो आपके पास में आ जाएगा, एक साथ लिखना चाहो तो t बराबर आ जाएगा आपके पास में 2 पाई अंडर ऑफ r अपॉन g। एक बार फिर से समझ लेते हैं इसको पूरे को। हमने देखा कि जो कक्षीय वेग है, जो कक्षीय वेग है उसका जो मान है वो होता है, सॉरी, परिक्रमण काल का जो मान है वो होता है उपग्रह की कक्षा की परिधि बटा उपग्रह का वेग। कक्षा की परिधि है 2 पाई r, वेग है vo, vo का मान होता है अंडर ऑफ g अपॉन gm अपॉन r। ये मान अगर हम यहां पर रख दें तो हमारे पास में 2 पाई r की जगह तो 2 पाई r ही है, लेकिन vo की जगह आ जाएगा gm अपॉन r, जिसमें r ऊपर चला जाएगा तो r बटा gm हो जाएगा ये। अगर मैं इसको ब्रैकेट में से खोलूं तो t बराबर 2 पाई r हमारे पास में है, अंडर ऑफ r जिसका मान होता है r की घात 1/2 अपॉन अंडर ऑफ gm, अंडर ऑफ gm। ऊपर अंडर ऑफ r लिखने की बजाय मैंने r की घात 1/2 लिख दी, r की घात 1 और 1/2 मिलकर के हो गए 3/2। तो आपके पास में नया समीकरण जो आएगा, नया समीकरण जो हमारे पास में आएगा उसमें ऊपर हो जाएगा 2 पाई इंटू आर की घात 3/2 बटा अंडर ऑफ gm। ठीक है, तो देखते हैं ये समीकरण हमारे पास में आ रहा है क्या। तो देखिए ये समीकरण हमारे पास में यहां पर आ रहा है समीकरण 1 के रूप में। अब यहां पर स्मॉल r में अगर मैं इसे r प्लस एच लू और gm की जगह g इंटू आर स्क्वायर लू बराबर, तो ये देखिए gm की जगह तो आ गया g इंटू आर स्क्वायर यहां पर, ये रहा, और स्मॉल r की जगह आ गया r प्लस एच। ठीक है, तो ये नया समीकरण हमारे पास में क्या बन जाएगा, जो समीकरण यहां पर लिखा गया है ये t का समीकरण है, तो t बराबर हो जाएगा 2 पाई r की जगह r प्लस एच की घात 3/2 अपॉन gm की जगह g इंटू आर स्क्वायर, और g इंटू आर स्क्वायर में से r को बाहर ले लीजिए तो आपके पास में हो जाएगा r इंटू अंडर ऑफ g, क्योंकि आर स्क्वायर का अंडर बराबर r होता है। तो नीचे तो r इंटू अंडर जी रह गया हमारे पास में, नीचे तो r इंटू अंडर जी है, ये देख लीजिए यहां पर अगले समीकरण में r इंटू जी है। ऊपर जो आपके पास में है r प्लस एच की घात 3/2, तो इसमें से डायरेक्ट आप h को गायब नहीं कर सकते, जैसे यहां किया हुआ है कि h अगर r से छोटा हो तो h प्लस r को ओनली r मान लो। ऐसा नहीं करना चाहिए, हमेशा हमेशा इसको इस तरीके से करना चाहिए कि इसमें से r को कॉमन लेना चाहिए, r को कॉमन लिया, उसकी घात भी 3/2 आ गई, और फिर आपके पास में बचा 1 प्लस एच अपॉन आर की घात 3/2। केवल मैं इस वाले भाग को सॉल्व करके बता रहा हूं आपको, h चूंकि r से बहुत छोटा है तो h अपॉन r का मान बहुत छोटा होगा और इसको यहां से गायब किया जा सकता है, तो आपके पास में ओनली रह जाएगा r की घात 3/2। तो r प्लस h की घात 3/2 को हटा करके आप लिख सकते हो r की घात 3/2। हालांकि यहां पर h को डायरेक्ट गायब करने पर भी यही आ रहा है, लेकिन डायरेक्ट गायब क्यों नहीं किया हमने, h का मान मान लो 100 है और r का मान है 1000। ठीक है, तो 100 एक बड़ी संख्या देखने में हमें लगती है, लेकिन अगर हम h अपॉन r निकालना चाहें तो 100 बटा 1000 कर दीजिए तो ये हो जाएगा 0.1, तो देखने में भी एक बहुत छोटी संख्या हो जाएगी, इसलिए h अपॉन r हम करते हैं। हालांकि डायरेक्ट भी करें तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जैसा कि यहाँ किया हुआ है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो परीक्षा में, पर मुझे लगता है डायरेक्ट ज्यादा अच्छा तरीका नहीं है। तो डायरेक्ट हम करेंगे तो हमारे पास ये समीकरण आ गई, इस r को ऊपर ले जाओ तो r की घात 3/2 तो पहले से ही है, एक r ऊपर और आ गया, उसकी घात -1 हो गई, दोनों के आधार समान है, घातें जुड़ जाएंगी, 3/2 माइनस 1 बराबर हो जाएगा 1/2, क्योंकि 3/2 मतलब 1.5 होता है, 1.5 माइनस 1 बराबर 1/2, 1.5 में से 1 घटाओगे तो 0.5 यानी आधा आएगा, तो आपके पास में रह जाएगी r की घात 1/2 यानी अंडर ऑफ
आर। तो ऊपर जो है हमारे पास में आ जाएगा टी बराबर 2 पाई अंडर ऑफ आर और नीचे रह गया अंडर ऑफ जी। इन दोनों अंडर को एक साथ कर दे तो अंडर ऑफ आर अपॉन जी हो जाएगा। ये तब होगा जब एच का मान बहुत छोटा हो। अगर एच का मान बहुत छोटा नहीं हो तो समीकरण हमारे पास में ये रही, ये आपको यहां दिखाई दे रही है समीकरण, टी बराबर 2 पाई आर की घात 3/2 अपॉन अंडर ऑफ जी एम। अगर मैं इस समीकरण का वर्ग कर दूं तो वर्ग करने पर क्या होगा, जितनी भी चीजें उन सबकी घात 2 हो जाएगी, तो टी की घात 2 हो गई, 2 की घात 2 होगी, 2 की घात 2 होगी तो ये 4 हो जाएगा, पाई की घात 2 होगी तो पाई का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आर की घात जो है वो हमारे पास में है 3/2, इसका स्क्वायर करेंगे हम तो ये आर की घात 3/2 और इसका स्क्वायर कर दिया, घात के ऊपर घात है, दोनों घातें गुणा होंगी, ये 3/2 से 2 गुणा हो गया, 2 से 2 कट गया तो आ गया 3, यानी हो जाएगा आर का क्यूब। ठीक है, डायरेक्ट समझना चाहो तो आर की घात 3/2 यानी 1.5 है, 3/2 का मतलब क्या है 1.5, और 1.5 का दुगना करो तो 3 हो जाएगा। ठीक है, नीचे इसी प्रकार से अंडर ऑफ जी एम है, इस अंडर ऑफ जी एम का भी स्क्वायर करेंगे तो अंडर हट जाएगा, ये जी एम हो जाएगा। ठीक है, इस समीकरण को ध्यान से देखोगे तो इसमें 4 एक कांस्टेंट है, पाई कांस्टेंट है, जी कांस्टेंट है, पृथ्वी का द्रव्यमान भी कांस्टेंट है, बस ये स्मॉल आर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि आर का मान आर प्लस एच है, तो एच का मान बदलेगा तो आर का मान भी बदल जाएगा। यानी हम ये कहेंगे कि उपग्रह के लिए उपग्रह का जो परिक्रमण काल का वर्ग है वो उपग्रह की कक्षीय त्रिज्या के तृतीय घात के समानुपाती है। अब ध्यान से देखोगे तो ये ग्रह के लिए भी हमने लिखा था केपलर के नियम में, केपलर का जो तीसरा नियम लिखा था वो ग्रह के लिए हमने लिखा था इस प्रकार से, और उपग्रह के लिए भी यही आ रहा है, इसका मतलब उपग्रह के लिए भी केपलर का तीसरा नियम काम में लिया जा सकता है। तो उपग्रह के लिए भी केपलर का तीसरा नियम काम में लिया जा सकता है। आज हमने देखा कक्षीय वेग कैसे निकालते हैं, परिक्रमण काल कैसे निकालते हैं। एक मैसेज मेरे पास में अभी चैट ग्रुप में आया था, अर्णव ने पूछा है कि ज्यादा दूरी के पिंड के लिए कक्षीय वेग वाला जो भाग है वो थोड़ा सा वापस से मैं बता देता हूं, तो फिर से देख लेते हैं अपन एक बार। देखिए, हम सब जानते हैं कि किसी भी पिंड को घूर्णन कराने के लिए आवश्यक अभिकेंद्रीय बल जो होता है उसका मान होता है mv² अपॉन आर। और जब पिंड घूर्णन गति कर रहा हो तो जिस बल के प्रभाव में गति करता है वो बल ही इस mv² अपॉन आर के बराबर होता है। तो चूंकि उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वीय क्षेत्र की वजह से गति करता है, इसलिए गुरुत्वीय बल का मान जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन आर, ठीक है, का स्क्वायर, यही गुरुत्वीय अभिकेंद्रीय बल के बराबर होगा। यानी हम कहेंगे अभिकेंद्रीय बल हमें गुरुत्वाकर्षण बल से प्राप्त हुआ है। तो यहां पर आप देख सकते हो m से m कट गया, r से एक r कट गया, तो v² बराबर आ गया आपके पास में gm अपॉन r। पहली बात, इस v² को आप v0 का स्क्वायर भी कह सकते हो, v0 मतलब कक्षीय वेग है, क्योंकि कक्षा में घूमने के लिए इतने वेग की जरूरत होती है। अब अगर मैं यहां से v का मान निकालना चाहूं तो v का मान हमारे पास में हो जाएगा √gm अपॉन r। ठीक है, ये हमारे पास में आ गया। अब यहां से अगर हम देखें तो g स्मॉल g बराबर होता है gm अपॉन r², यानी कि gm बराबर हो जाएगा स्मॉल g, सॉरी स्मॉल r नहीं, कैपिटल R, g इंटू कैपिटल R का स्क्वायर। ये जो मान है वो यहां रख दीजिए, ये रख दिया हमने, तो हमारे पास में क्या आ गया, v का मान, vo का मान, कक्षीय वेग का मान, कक्षीय वेग का मान हो गया vo बराबर अंडर ऑफ g इंटू r का स्क्वायर अपॉन स्मॉल ऑफ r। ठीक है, इसमें से आप देख सकते हो कि ये जो r है इसको हम बाहर ले सकते हैं, तो vo बराबर हमारे पास में हो गया r बाहर अंडर ऑफ g इंटू r। अगर दूरी, अगर मैं स्मॉल r का मान लिखना चाहूं तो स्मॉल r का मान कितना होगा, स्मॉल r का मान हमारे पास में हो जाएगा vo बराबर r इंटू अंडर ऑफ g अपॉन स्मॉल r बराबर होता है r प्लस h। यदि ऊंचाई ज्यादा हो तो इस h को हम नगण्य नहीं मान सकते, यानी इस समीकरण को इससे आगे सॉल्व नहीं कर सकते, ये खत्म हो गया यहां पर। और अगर ऊंचाई बहुत कम हो तो h को नगण्य मान लो और इस r को वापस अंदर ले जाओ,
वापस अंदर ले गए, h को नगण्य मान लिया, तो अंदर जाते ही r जो है वो अंदर स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि स्क्वायर जब बाहर आया था तो ये r बना था। तो ये g अंडर से जब भी किसी राशि को बाहर निकालते हो तो घात आधी हो जाती है और अंदर ले जाते हो तो दुगनी। तो अभी r की घात 1 है, अंदर ले जाने पर 2 हो जाएगी। और अगर ऊंचाई कम हो तो h को नगण्य मान लो, तो यहाँ ओनली r आ जाएगा, r से r कट गया, ओनली ये आपके पास में रह गया vo बराबर √g r। तो ये हो गया कम दूरी के लिए, और इससे पहले जो ये लिखा था ये ज्यादा दूरी के लिए।